और यही फैट आपको हार्ट अटैक का खतरा करता है, यही फैट फैटी लिवर क्रिएट करता है, और यही फैट ब्लड प्रेशर करता है और डायबिटीज को ठीक नहीं होने देता। जो लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव ओबेसिटी से पीड़ित हैं उनको लिए ये दवाइयां वरदान हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत अपना वेट कम करना चाहते हैं कॉस्मेटिकली अच्छा दिखने के लिए, उनके लिए अलग रास्ते हैं। जब ये दवाइयां बॉडी वेट को कम करती हैं तो उसमें से लगभग 60% हिस्सा फैट का होता है, यानी कि लगभग अगर किसी व्यक्ति का वेट कम 10 किलो हुआ तो 6 किलो फैट कम हुआ, और लगभग 30 से 40% तक मसल मास भी कम हो जाता है। कि जब मरीज का वेट कम होने लग जाए तो वह प्रोटीन्स का सेवन बढ़ाए, अपनी मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए चले फिरे, अपने लिए विटामिन B12 का सेवन बढ़ाए, अपने लिए विटामिन D का सेवन बढ़ाए, अपने लिए मिनरल्स का सेवन बढ़ाए, तो मरीजों को रिबाउंड वेट गेन होता है। वो खाना पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, वेट उनके अंदर दोबारा लौट आता है। इसलिए इस तरह के मरीजों को कुछ बेस लाइन डोज रेगुलरली लगवानी पड़ती है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। अभी रिसेंटली ही 21 जून पास हुआ है और योगा डे को हमने बहुत सीरियसली लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया हैज़ बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ रियली स्कैरी। इसके साथ साथ ओबेसिटी जो इंडिया की है वो 3rd या 4th नंबर पे आ चुकी है। और इसी बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर SK गुप्ता जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 35 ईयर्स। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं ओबेसिटी और डायबिटीज़ के ऊपर, जिनके बारे में और चर्चा करेंगे और हम डीप में जानेंगे इस बीमारी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सर पहले ओबेसिटी के बारे में। 3rd या 4th नंबर पे इंडिया आ चुका है। दिस इज़ अलार्मिंग फॉर ऑल द इंडियंस। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो ओवर द ईयर हमने देखा है 10 से 15 सालों में ओबेसिटी बढ़ने लग गई है, ऐसा क्यों हुआ और क्या रीज़न है इसके पीछे? आपने बिल्कुल सही कहा। भारत के अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापे की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसका कारण है कि लोगों के पास जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया है, लोग अब चलते फिरते नहीं हैं, लोगों के घरों में गाड़ियां हैं, और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन पर सब कुछ उपलब्ध है, जिसकी वजह से चलने फिरने की आवश्यकताएं कम हो गई हैं। बहुत सारे लोग जो IT इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अपने घर में रात को देर तक जगते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन पर खाना पीना ऑर्डर करते हैं, और वो खाना पीना उनको उनकी टेबल पर मिल जाता है और वो अपने काम में लगे रहते हैं। इस कारण वो लोग मोटे भी हो रहे हैं और शरीर से अंदर से खोखले भी हो रहे हैं। सर, जब हम ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं तो अगर हम इस बीमारी, तो उसको नहीं कहा जा सकता एक तरह से, बट ये ओबीस होना किस में ज़्यादा कॉमन पाया गया है? बड़ों में, बच्चों में, बूढ़ों में? देखिए, ओबेसिटी जैसे कि आपने कहा कि वास्तव में एक बीमारी है जी, लेकिन लेकिन समाज के लोग इसको बीमारी की तरह नहीं लेते। पहले तो ये समाज में एक ही इस बात को माना जाता था कि ये आपके जो लाइफस्टाइल है, जो आपका एफ्लुएंट स्टेटस है, उसको दिखाता है। लेकिन अब इसको WHO ने एक बीमारी की मान्यता दी है, और ओबेसिटी ना केवल यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है, अब ये बच्चों में भी देखने को मिल रही है और बुजुर्ग लोगों में भी देखने को मिल रही है। इससे कोई अछूता नहीं है। सर, जैसे कि आपने बात करी बच्चों की, बच्चों में ओबेसिटी किस तरह की प्रॉब्लम ला सकता है? मैं बच्चों की विशेष बात नहीं करूंगा जी, मैं सभी उम्र के लोगों की बात करूंगा, क्योंकि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर ओबेसिटी लगभग एक ही प्रकार की प्रॉब्लम्स पैदा करती है। ओबेसिटी होने से, मोटापा होने से
बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज की इंसिडेंस बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, लिवर के अंदर फैट जमा होने लग जाता है और लोगों को हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ जाता है। और धीरे धीरे ओबेसिटी जो वास्तव में एक टिकलिंग टाइम बॉम्ब है, मरीजों को मौत के मुंह में धकेल रहा है, जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। सर, जैसे हम ओबेसिटी की बात करते हैं और हमने इसको बीमारी भी बोला है अभी, तो जैसे से क्या टाइम पीरियड होता है जिसमें हमको समझ लेना चाहिए कि हमारी ओबेसिटी जो है इंक्रीज हो रही है और ये राइट टाइम है हम अपने आप को चेक कर लें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आपकी हाइट स्थिर हो गई है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप शरीर से भारी हो गए हैं। अब आपका मन चलने के लिए नहीं करता, अब आपको काम करने में थकान महसूस होने लगती है, तो आप ओबीज हो गए हैं। आप एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ते हैं, आपको सांस फूलने लगता है, आप जितना दूर पहले चल पाते थे उतना नहीं चल पा रहे हैं। इसका मतलब ओबेसिटी ने अपना कार्य करना चालू कर दिया है। सर, हम इतनी बातें कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में, तो अगर हम रियल डेफिनेशन जानना चाहें कि ओबेसिटी कहते किसको हैं, कौन से लोग हैं जो ओबीज कहे जाते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, ओबेसिटी का जो डेफिनेशन है वह डिफाइन होता है बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब आपका वेट डिवाइडेड बाय द हाइट। अगर आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय द हाइट 23 से कम है तो आप नॉर्मल श्रेणी में हैं। ये भारत के लिए है, विदेशों में ये संख्या 25 है जी। अगर आपका बीएमआई 23 से लेकर के 25 से थोड़ा सा कम है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आपका बीएमआई 25 से भी ज्यादा है तो आप निश्चित तौर पर मोटे हैं, ओबीज हैं, शरीर से भारी हैं। और अगर आपको मोटा होने के साथ साथ फैटी लिवर हो गया है, डायबिटीज हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, सांस फूलने लगा है, चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं, आपके घुटनों में दर्द रहने लगा है, तो निश्चित रूप से ओबेसिटी ने अपना बुरा प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया है। आवश्यकता है कि आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। सर, ओबेसिटी के बारे में इतनी चर्चा हर जगह होती है, क्या कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिससे हम ओबेसिटी का भी रिवर्सल कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे कि हम ओबीज लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। पहले जब हम ओबेसिटी की चर्चा करते थे तो हम लोगों से बार बार कहा करते थे कि आप खाना पीना कंट्रोल कीजिए, आप व्यायाम कीजिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये दोनों चीजें नहीं कर सकते। अब हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिनसे कि वह कम खाते पीते हुए, ज्यादा एक्सरसाइज ना करते हुए भी अपना वेट सुरक्षित रूप से कम कर सकते हैं। सर, ऐसी कौन सी दवाइयां अगर हम बात करें मार्केट में जिनको हम ले सकते हैं और वो सेफ भी है हमारे लिए? पिछले कई वर्षों में 2 दवाइयां विशेष तौर पर भारत में उपलब्ध हैं। एक है सीमाग्लूटाइड, जिसको कि बहुत सारे लोग ओजेम्पिक के नाम से जानते हैं, और दूसरी दवाई है टिर्जापेटाइड, जिसको मंजेरो के नाम से जानते हैं। ये दोनों दवाइयां पिछले काफी समय से भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और दोनों की दोनों वजन को कम करने में काफी हद तक सहायक हैं। सर, जैसे ओजेम्पिक और मंजारो की आपने बात करी, बहुत सारे बिना नाम लेते हुए स्टार्स ने इसको अडॉप्ट किया है। दे आर बैक इन शेप, दे आर बैक इन ऑल देयर, जो भी मोटे थे वो पतले हो गए। बहुत सारे यंगस्टर्स जो इसको लेना चाहते हैं और चाहेंगे भी लेना कि दे कैन गेट बैक इन शेप। तो क्या कितनी सेफ है ये, पहली बात तो, और कौन से लोग हैं जो इसको ले सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत सारे स्टार्स ने इनको लिया है और वो स्लिम हो गए हैं जी, और लोग उससे प्रभावित होते हैं और लोग उनको लेकर के अपने आप को स्लिम ट्रिम रखना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है।
कोई भी व्यक्ति जो शरीर से भारी है, जिसका BMI 30 से ज़्यादा है और जिसको ओबेसिटी की डेफिनेशन में फिट किया जा सकता है, अपने डॉक्टर की सलाह से इन दवाइयों को ले सकता है, प्रोवाइडेड कि वह महिला प्रेग्नेंट ना हो। सो जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स अपने आप किसी डॉक्टर, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के, किसी रैंडम पर्सन से इंस्पायर होकर अपने आप लेना शुरू कर देते हैं कुछ इंजेक्शंस, कितना सेफ वो है उनके लिए? देखिए, इन दवाइयों की जो डोजेज है वह एक प्रोटोकॉल के अनुसार चलती है। कुछ मरीजों के अंदर हमें ये दवाइयाँ एक समय के बाद बढ़ानी पड़ती हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे लोगों को उल्टी आना, पेट में दर्द हो जाना, कुछ लोगों को लूज मोशंस हो जाना। अतः इन दवाइयों को बिना डॉक्टर की सुपरविजन के लेना उचित नहीं है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के मुताबिक भी ऐसे नियम हैं कि ये दवाइयाँ डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना MD फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के, ये दवाइयाँ बिना कंसल्टेंट फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के, ये दवाइयाँ बिना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के आम जनता को नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी कुछ लोग ग्रे मार्केट से इनको ले लेते हैं और स्वयं इनका प्रयोग करना चाहते हैं। यह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इन दवाइयों से किस स्पीड से वजन कम होना चाहिए, कब इनकी डोज को एस्केलेट करना चाहिए, कब इनकी डोज को नियमित करना चाहिए, ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। और इनके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आप इनके साथ कुछ विशेष डाइट ले सकें और कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकें, ताकि आपके ऊपर इन दवाइयों का बुरा प्रभाव ना पड़े। अतः जो लोग इनको स्वयं लेना चाहते हैं, हम उनको फिर आगाह करना चाहते हैं कि वह इनको अपने आप से ना लें। सर, अगर इन दवाइयों के बारे में बात करते हैं, कितना लंबे पीरियड में ये दवाइयाँ असर करना शुरू करती हैं? देखिए, ये दवाइयाँ सीमाग्लूटाइड या ट्रिज़ापेटाइड आमतौर पे मरीज को जब शुरू की जाती हैं तो लगभग 12 हफ्ते तक इनका डोज धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। 1 महीने में बॉडी अडेप्ट करती है इन दवाइयों को। मरीज को भूख लगना थोड़ा कम हो जाती है, उसका इंटरेस्ट फूड में से खत्म होने लगता है और लगभग 3 महीने लेने के बाद मरीजों का वेट कम होना शुरू हो जाता है। यह संख्या कुछ मरीजों में जल्दी हो सकती है और कुछ मरीजों में और अधिक समय ले सकती है। सर, अगर हम आइडली बात करते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है इन दवाइयों को लेने का और कितने टाइम पीरियड में ये वजन कम करना शुरू कर देती हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 12 हफ्ते ये दवाई लेने के बाद मरीजों का वजन कम होना शुरू हो जाता है और लगभग 6 महीने लेने के बाद मरीजों का वजन कम हो जाता है। लगभग 40% लोगों का वजन 20% कम हो जाता है। लगभग 60% लोगों का वजन 15% तक कम हो जाता है और लगभग 80% लोगों का वजन 10% तक कम हो जाता है। सर, क्योंकि हम फैट कम कर रहे हैं साथ इन दवाइयों से, क्या शरीर में कमजोरी भी बढ़ती जाती है रेगुलर लेते लेते? आपने बिल्कुल नब्ज के ऊपर हाथ रख दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी को भी ये दवाइयां बिना डॉक्टर के सुपरविजन के नहीं लेना चाहिए। जब ये दवाइयां बॉडी वेट को कम करती हैं तो उसमें से लगभग 60% हिस्सा फैट का होता है। यानी कि लगभग अगर किसी व्यक्ति का वेट कम 10 किलो हुआ तो 6 किलो फैट कम हुआ और लगभग 30 से 40% तक मसल मास भी कम हो जाता है, जिसको लीन बॉडी मास कहते हैं। तो ऐसे लीन बॉडी मास को हमें ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि मसल वीकनेस आ जाती है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। उसको कम ना हो सके इसलिए आपको थोड़ा बहुत नियमित व्यायाम करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और फैट तो दवाइयों से कम होता ही होता है। जिन लोगों की तोंद निकली होती है वो तोंद कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि आपको ये लगे कि मेरे हिप्स में से फैट ज्यादा कम नहीं हुआ, मेरी तोंद बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, लेकिन ये दवाइयां आपके शरीर के अंगों के अंदर बैठे हुए फैट को, जैसे लिवर में बैठे हुए फैट को, आंतों में बैठे हुए फैट को, दिल में बैठे हुए फैट को बहुत तेजी से कम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये फैट मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट होता है और यही फैट आपको हार्ट अटैक का खतरा करता है, यही फैट फैटी लिवर क्रिएट करता है और यही फैट ब्लड प्रेशर करता है और डायबिटीज को ठीक नहीं होने देता। अतः ये दवाइयां काफी सुरक्षित हैं और फायदेमंद हैं। सर जैसे बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल पे हर कोई स्क्रॉल करता है, हर कोई रील्स देखता है, तो उसमें आता है ओजेम्पिक, मुंजारो, ऐसी दवाइयां या रेस्ट ऑफ द दवाइयां जो इनसे रिलेटेड हैं, उनको लेने पे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, वास्तविकता ये है कि जो लोग ये दवाइयां लेते हैं उनका वेट कम होने के बाद हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। सर ये क्वेश्चन हर कोई जानना चाहेगा, कैसे? जब आपका वेट कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाता है, आपकी शुगर कंट्रोल होने लगती है, लिवर फैट कम हो जाता है, तो बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, आपकी नसें ज्यादा सुरक्षित होती हैं, ज्यादा खुली हुई होती हैं, इसलिए आपको हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। हाँ, ये जरूर बात है कि YouTube पर कई प्रकार के वीडियो प्रचलित हैं और मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी वीडियो की मेडिकल सत्यता को जाने बिना उस पर विश्वास ना करें, अपने डॉक्टर से उसके बारे में चर्चा करें और सही जानकारी पर ही अमल करें। सर जब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो जिम जाते हैं, बहुत तरह से अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, क्या वो भी इनको ले सकते हैं? बिल्कुल, वो अपने डॉक्टर के संपर्क में आए। अगर उनके डॉक्टर को ये लगता है कि इन दवाइयों से उनको लाभ होगा तो वो ये अवश्य लें, लेकिन जिम इंस्ट्रक्टर के कहने से या किसी और अनक्वालिफाइड आदमी के कहने से इनका उपयोग ना करें। सर अभी आपने बोला कि 80% लोगों पे ये दवाइयाँ काम करती हैं, 20% लोगों पे ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं? देखिए, कोई भी दवाई 100% तक इफेक्टिव नहीं होती। हर किसी का अपना अपना शरीर है, हर किसी का अपना मेटाबॉलिज्म है और हर किसी का अपना मोटापा है। फिर भी कुछ लोग जिनको सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है, जिनको बहुत ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म है, जिनको डायबिटीज है और जो इंसुलिन रेगुलरली लगाते हैं, या वो लोग जिनको दोनों बीमारियां हैं, ऐसे लोगों का वेट कम करना वाकई में ही बहुत मुश्किल होता है। या तीसरी श्रेणी के वो लोग हैं जो इंजेक्शन लेने के बाद, दवाइयां लेने के बावजूद भी खाने पीने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते, उनके अंदर ये दवाइयां कारगर नहीं होती। सर क्या किडनी पेशेंट्स इस दवाइयों को ले सकते हैं? बहुत बढ़िया। मैंने अभी आपको समझाया कि हार्ट के मरीजों के लिए ये दवाइयां लाभदायक हैं। जो गुर्दे के मरीज हैं उनके लिए तो ये और ज्यादा लाभदायक है। उनकी किडनी की डिसीज रिवर्स हो सकती है, किडनी की डिसीज का प्रोग्रेशन रुक सकता है। और विशेष तौर पर जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, जिन लोगों को गुर्दे की समस्या है, उनके लिए तो ये दवाइयां वरदान साबित हो रही हैं। सर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें वुमेन के बारे में, जिन लोगों को इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, जिन लोगों को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, क्या ये दवाइयां उन लोगों के लिए भी काम करती हैं? बहुत बढ़िया। जो महिलाएं शरीर से भारी हैं और जिनके अल्ट्रासाउंड पर पीसीओडी है, फैटी लिवर है, उनके लिए तो ये दवाइयां वरदान हैं। इन दवाइयों के लेने से उनका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, बिकॉज पीसीओडी एंड फैटी लिवर आर इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिकली, और जब ये ठीक हो जाएगा तो वो नेचुरली भी कंसीव कर सकती हैं। अतः वो ये लेने में संकोच ना करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिले, अपने फिजिशियन को मिले, हमसे संपर्क करें। सर जो अगर जैसे कि हमने स्पेसिफिकली वुमेन के बारे में बात करी है, तो जो लोग ऑलरेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्या वो इस मेडिसिन को ले सकते हैं? देखिए, जो महिलाएं गर्भवती हैं
उनके लिए ये दवा लेना वर्जित है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो कंसीव करने से लगभग 3 महीने पहले इन दवाइयों का सेवन, इन इंजेक्शंस का प्रयोग पूरी तरह बंद कर दें। उसके बाद वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करके कंसीव करने का सोचें। सब बहुत सारे लोग आज की जो रैट रेस चल रही है जिसमें हम बहुत वैल्यू करते हैं पर्सनालिटी को, तो चाहे वो लड़के हों, चाहे यंग लड़कियां हों, चाहे कोई भी हो, टू बी इन फॉर्म, टू बी इन शेप, क्या वो इन दवाइयों को ले सकते हैं? आपने मेरे मन की बात कह दी। देखिए, ओबेसिटी इज नॉट ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, इट इज ए मेटाबॉलिकली एक्टिव डिसीज जो कि आपके हार्ट को, आपके किडनीज को, आपके लंग्स को, आपके पैंक्रियाज को, सबको इफेक्ट करती है। अतः जिन लोगों को केवल माइल्ड कॉस्मेटिक्स के लिए ये दवाइयों का सेवन करना है, उनको हम सलाह देंगे कि वो नियमित रूप से व्यायाम करें, खान पान में सावधानी रखें और अपना फिगर और वेट दोनों ठीक प्रकार मेंटेन करें। जो लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव ओबेसिटी से पीड़ित हैं उनको लिए ये दवाइयां वरदान हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत अपना वेट कम करना चाहते हैं कॉस्मेटिकली अच्छा दिखने के लिए, उनके लिए अलग रास्ते हैं। सर, जिन दवाइयों के बारे में हम नाम ले रहे हैं, ये ओरल फॉर्म में है या इंजेक्शन फॉर्म में है, और कितनी बार इनको लेना पड़ता है? देखिए, जो मंजैरो है या ट्रिज़ापेटाइड है वो केवल इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। जो सीमाग्लूटाइड या ओज़ेम्पिक के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है वो ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्शेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है। जो इंजेक्शन है उसको रोज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल हफ्ते में एक बार लिया जाता है और उसकी डोज को हम रेगुलरली बढ़ाते रहते हैं, महीने दर महीने उसकी डोज को हम बढ़ाते रहते हैं। शुरू में हम थोड़ा डोज कम देते हैं क्योंकि जिससे मरीज को नई दवा के प्रति अडेप्टेशन हो जाए, उसको थोड़ा बहुत उल्टी का जो असर होता है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाता है और हर महीने बढ़ने पर जब उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है तो हम डॉक्टर लोग उस डोज के ऊपर मरीज को स्टेबलाइज कर देते हैं। ये भी आवश्यक है कि जब मरीज का वेट कम होने लग जाए तो वह प्रोटीन्स का सेवन बढ़ाए, अपनी मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए चले फिरे, अपने लिए विटामिन B12 का सेवन बढ़ाए, अपने लिए विटामिन D का सेवन बढ़ाए, अपने लिए मिनरल्स का सेवन बढ़ाए और भी बहुत सारी चीजें जो हम उनको बताना चाहते हैं उनका सेवन नियमित रूप से करें, क्योंकि ये दवाइयां भूख को लगभग समाप्त कर देती हैं। तो मरीज कई बार बहुत कम खाना खाते हैं जिससे कि वेट तो कम हो जाता है लेकिन शरीर में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अतः अपने डॉक्टर से संपर्क में रह करके उनसे जानकारी अवश्य हासिल करते रहें। सर, जाते जाते मैं एक क्वेश्चन सबके मन में जो होगा वो पूछना चाहूँगी आपसे। इन सारी दवाइयों के बारे में हमने बात कर ली, क्या ऐसा होता है इन दवाइयों के साथ कि एक टाइम पीरियड पे हम जितना कोर्स है वो हमने कर लिया, उसके बाद मोटापा वापस इंक्रीज हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। देखिए, ओबेसिटी हमारे हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। हाइपोथैलेमस में एक थर्मोस्टेट होता है जो कि बॉडी का वेट वहां तक ले जाने के लिए बाध्य है। जब भी बॉडी का वेट कम होगा वह उसको वापस उसी वेट तक ले जाएगा। अतः जब ये दवाइयां कम की जाती हैं या वेट कम हो जाता है, जब ये दवाइयां रोक दी जाती हैं तो मरीजों को रिबाउंड वेट गेन होता है। वो खाना पीना ज्यादा शुरू कर देते हैं, वेट उनके अंदर दोबारा लौट आता है। इसलिए इस तरह के मरीजों को कुछ बेसलाइन डोज रेगुलरली लगवानी पड़ती है, नियमित रूप से व्यायाम उसके बाद करना पड़ता है और अपनी लाइफस्टाइल और खान पान के अंदर सुधार अवश्य करना पड़ता है, तभी वह स्वस्थ रह सकते हैं, अपने हार्ट को, अपने किडनी को, अपने लंग्स को, अपने लिवर को सही रख सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में बहुत सारे लोग शायद अनभिज्ञ थे, वो आज आपने क्लियर करी। हम समझते हैं कि हमारे इस वार्तालाप से आपकी कुछ भ्रांतियां दूर हुई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें लिखें या मिलें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ASKofficials.com